12 जून 2025 एक सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी में लगभग 8 से 10 पुलिसकर्मी एक पान की दुकान के सामने वो गाड़ी खड़ी होती है। उस बोलेरो गाड़ी से 8 पुलिसकर्मी निकलते हैं और निकलते ही पान की दुकान पर पान खाने के लिए जाते हैं। किसी पुलिसकर्मी ने पान मांगा तो किसी ने गुटखा मांगा तो किसी ने कुरकुरे मांगा, किसी ने मिक्सचर मांगा तो किसी ने कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम मांगा। जब कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम मांगा जाता है तो उस दुकानदार के चेहरे पर परेशानी की लकीरें खिंच जाती है। वो दुकानदार बोलता है कि साहब आइसक्रीम तो है नहीं, लेकिन इस बोर्ड में देख करके बताइए कि इस बोर्ड में से किस नाम से आपको आइसक्रीम चाहिए। पुलिस वाला एक नाम की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि हमको ये वाला आइसक्रीम दीजिए। दुकानदार बोलता है कि ये वाला आइसक्रीम अभी इस दुकान पर नहीं है। पुलिस वाला बोलता है कि दूसरा दे दीजिए। दुकानदार बोलता है कि वो वाला भी नहीं है। तब पुलिस वाला लास्ट में बोलता है कि आपके पास जो आइसक्रीम है वही दीजिए, हम उसी से काम चला लेंगे। दुकानदार बोलता है कि साहब ठीक है, आप जो कह रहे हैं हम वही करेंगे, लेकिन इस बात को बोलते वक्त उसका जो आवाज था वो लड़खड़ा रहा था। कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम से भरी एक फ्रीजर को खोला जाता है। वो फ्रीजर उसी दुकान के नीचे में पड़ा हुआ था। दरअसल उस दुकान पर कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, पानी की बोतलें, पान और अन्य खाने पीने की चीजें उपलब्ध था। जब फ्रीजर खोला जाता है तो पुलिस वाले ने साफ साफ देखा था कि जिस कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम को उसने डिमांड किया था उस फ्रीजर में वो कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम उपलब्ध था। उस पुलिस वाले ने सवाल दागते हुए बोला कि जो मैंने आपसे आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक मांगा था वो सारे के सारे इस फ्रीजर में उपलब्ध है, लेकिन आपने झूठ क्यों बोला। साथ ही साथ पुलिस वालों को नजर आता है कि उसी फ्रीजर के कोने में एक बड़ा सा ट्रॉली बैग है जो कि एकदम नया था। पुलिस वाले ने पूछा कि ये ट्रॉली बैग इस फ्रीजर में क्यों है और इस ट्रॉली बैग में आखिर है क्या। इस चीज को हमको देखना है, हमको जानना है। दुकान के मालिक बोलता है कि साहब ये ट्रॉली बैग नया है और इस ट्रॉली बैग को कहीं ये ट्रॉली बैग पुराना ना हो जाए, इसलिए हमने इसको इस फ्रीजर में रखा हुआ है। लेकिन इस बात को बोलते हुए उसका जो जुबान था वो लड़खड़ा रहा था। पुलिस वालों को डाउट होता है कि ये आदमी ठीक नजर नहीं आता है। अंत में उस बैग को निकाला जाता है, उस ट्रॉली बैग को निकाला जाता है और देखा जाता है तो देखते ही देखते वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। अगल बगल के लोग देख करके हैरान हो जाते हैं। दरअसल उस ट्रॉली बैग में एक लाश था। उस लाश को देख करके ये अंदाजा लगा दिया जा सकता है कि उस लाश की उम्र लगभग 24 साल था। उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि उस लाश के हाथ को, पैर को, गर्दन को, यहाँ तक कि रीढ़ के हड्डी को भी तोड़ मरोड़ करके जबरदस्ती उस बैग में ठूस ठूस कर भरा गया था। लेकिन ये लाश किसका था? सबसे बड़ा सवाल पुलिस के सामने अब यही था। क्या इस आदमी ने अपने हाथों से किसी का कत्ल किया है या किसी और ने कत्ल करके इसके फ्रीजर में ये बैग रख दिया है? क्या ये मरा हुआ आदमी इसी दुकानदार के रिलेटिव है या फिर पड़ोसी? ये कौन है? तमाम तरह के सवाल पुलिस वालों के दिमाग में उत्पन्न होने लगते हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इन तमाम सवालों का जवाब अभी मिलता है। दरअसल ये कहानी शुरू होता है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से। अगरतला का एक क्षेत्र लगता है जिसका नाम होता है कबरखाला, और कबरखाला की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका उम्र मात्र 20 साल और उसका नाम बताया जाता है नवनीता दास। एक दिन इस नवनीता दास ने अपने प्रेमी शरीफुल इस्लाम को फोन करके बोला है कि दरअसल मैं जहां पर रहती थी वहां से मैंने एक
जो कमरा था वो चेंज कर दिया है और चेंज करके बाकुबारी जगह पर शिफ्ट कर दिया है। क्या तुम यहाँ पर मिलना चाहोगे? यहाँ पर आज रात मैं अकेली हूँ, मेरे मम्मी पापा कहीं गए हुए हैं और इस नए फ्लैट पर मैं बिल्कुल अकेले हूँ और मैं तुम्हें इनवाइट करती हूँ कि तुम आज रात को मेरे साथ रहो और एक नया गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। इस बात को सुनकर के जो उसका प्रेमी था वो काफी एक्साइटेड हो जाता है। उसके मन में उससे मिलने की जो कीड़ा थी वो ज्यादा से ज्यादा एक्साइटेड होने लगती है। वो सोचता है कि चलो आज की रात रंगीन होने वाली है, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि आज की ही रात उसकी आखिरी रात होगी। प्रेमी शरीफुल असलम जो कि इलेक्ट्रिसिटी का काम करता था, वो वायरिंग का काम करता था, वो एक इलेक्ट्रीशियन था। वो सारा काम निपटा करके शाम के जब अंधेरा होता है तो वो अपने प्रेमिका के पास जो कि नवनीता दास नाम की थी उसके पास जाता है और दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा जैसे ही खुलता है वो उसके अंदर प्रवेश करता है और दरवाजा अंदर से लॉक हो जाता है। नवनीता दास बोलती है कि आज मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाली हूँ, तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं ऐसी सरप्राइज दूंगी कि तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। ये एक्साइटेड प्रेमी जो कि उससे मिलने के लिए गया था वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और जैसे ही आंखें बंद करता है उसके ऊपर 3 और लोग भेड़िए की तरह, भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ते हैं और साथ में नवनीता दास भी उससे मिल जाती है उन तीनों लोगों से और वो चारों लोग मिल करके इसका गला दबा देते हैं। चारों में से किसी ने उसका पैर पकड़ा, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पूरे शरीर को जकड़ लिया और नवनीता दास ने उसके गर्दन को दबा करके उसकी वहीं पर हत्या कर दी। प्रेमिका से मिलने के भूखा प्रेमी अब एक लाश के रूप में तब्दील हो गया था। वह वहीं पर तड़प तड़प कर अपनी जान को त्याग चुका था। जिन तीनों लोगों ने उस नवयुवक को, उस प्रेमी को जान से मार दिया था उसका नाम इस प्रकार है। जो पहला था वो उसका नाम डॉक्टर दिवाकर दास था। यहाँ पर हैरानी कर देने वाली बात यह है कि जो डॉक्टर दिवाकर दास था वो नवनीता की अपनी भाई था। वो उसके छोटे पापा के यानी कि चाचा के लड़का था, यानी कि चाचा के लड़के और उस नवनीता दास दोनों के ऊपर प्रेम का आरोप था। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन इस तीसरे व्यक्ति को मारने की क्या जरूरत थी? जब नवनीता को इस लड़के से प्रेम था डॉक्टर दिवाकर दास से, तो इस असलम नाम के इस व्यक्ति को मारने की क्या जरूरत थी या इसको बुलाने की क्या जरूरत थी? चलिए आगे समझेंगे इस बात को। लेकिन जो दूसरा था वो जगदीप दास नाम का व्यक्ति था जो कि मकान का मालिक था और जो तीसरा आदमी था वो नवनीत यादव नाम का था जो कि ये डॉक्टर साहब का दोस्त था। ये डॉक्टरी का पढ़ाई पढ़ने के लिए डॉक्टर दिवाकर दास डॉक्टरी का पढ़ाई करने के लिए बांग्लादेश गया था और बांग्लादेश से MBBS करके इंडिया आया था और क्लिनिक खोलने की तैयारी कर रहा था। लेकिन भूख और हवस की आड़ में इसने एक ऐसा फैसला किया कि इसकी पूरी की पूरी करियर तबाह हो गई। अब शरीफुल असलम एक मृत लाश में तब्दील हो गया था और इस मृत लाश को ठिकाने लगाने की बात सबके दिमाग में घूम रहा था। लेकिन उसी वक्त ये जो डॉक्टर दिवाकर था इसके दिमाग में एक बात आता है कि उसने एक दिन पहले ही एक ट्रॉली बैग खरीदा था। ये घटना 8 जून 2025 की है और 7 जून को इसने एक ट्रॉली बैग खरीदा था। शायद इसी ट्रॉली में इसका लाश भरने के लिए ही वो ट्रॉली बैग खरीदा था। उस ट्रॉली बैग को लाया जाता है और उस ट्रॉली बैग में उसके लाश को तोड़ मरोड़ करके भर दिया जाता है और भरने के बाद उस डॉक्टर दिवाकर दास ने अपने बाप को फोन लगाया जिसका नाम दीपक शाह है।
जब उस अपने पापा के पास फ़ोन करता है, अपने पापा जी के पास फ़ोन करता है, तो वो बोलता है कि मैंने एक लड़की की हत्या कर दिया है जिसका नाम असलम है और उसको ठिकाने लगाना है। इस बात को जब उसके पापा सुनते हैं, जो कि एक पान की दुकान पर काम करते हैं और पान बेचते हैं, वो इस बात को सुन करके काफ़ी हैरान हो जाते हैं। जिस बेटे को पढ़ाने के लिए बांग्लादेश भेजा, जिसको डॉक्टरी पढ़ाने के लिए MBBS कराने के लिए पान बेचा, उसने आज एक लड़की के चक्कर में, वो लड़की कोई और नहीं अपनी ही बहन के चक्कर में, उससे शादी करने के चक्कर में एक लड़के की हत्या कर दिया है। लेकिन सब कुछ सुनते हुए उसके पापा ने फैसला किया कि अगर गलती कर ही दिया है तो इसको अब छुपा लिया जाए। इस बात को देख करके, इस बात को समझ करके उसके पापा दीपक शाह बोलते हैं कि तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई व्यवस्था करूंगा। उसके बाद फोन कट जाता है। अब उस पान की दुकान पर उसकी माँ भी थी, देवकी शाह। दोनों दीपक शाह और देवकी शाह एक किराए पर गाड़ी बुक करते हैं और वो गाड़ी अगरतला की ओर जाती है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, जहाँ पर वो उसका बेटा उस बिल्डिंग में था जिस बिल्डिंग में उस लाश पड़ा हुआ था। उस बिल्डिंग के नीचे गाड़ी खड़ी होती है और 4-5 लोगों ने उस लाश को उठा करके उस गाड़ी में रख देते हैं और गाड़ी वहां से फिर से चलती है। 120 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद नारायणपुर गाड़ी आती है, जहां पर उसका दुकान था और दुकान पर वो गाड़ी रुकती है और रुकने के बाद बैग को निकाला जाता है और उस बैग को उस फ्रीजर में डाल दिया जाता है। इधर जब रात को शरीफुल अंसारी के माता पिता जब खोजने लगते हैं कि शरीफुल अंसारी आखिर गया कहाँ, तो उसके मोबाइल पर फोन किया जाता है, तो लेकिन फोन कोई रिसीव नहीं करता है। थोड़ी देर के बाद मोबाइल ऑफ होने बताने लगता है। जब सुबह होता है तो सारे लोग अपने अपने जगहों पर, आस पड़ोस के जगहों पर भी खोजते हैं, अगल बगल रिलेशन में कॉल किया जाता है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं लगता है। लास्ट में उसके पिता और माता पुलिस कंप्लेन दर्ज करते हैं बगल वाले थाने में, तो पुलिस उसका नंबर डिटेल निकालती है। नंबर जब देखती है तो CDR निकाला जाता है। CDR निकालने के बाद एक लड़की का नंबर आता है जिस पर वो लगातार बात कर रहा था, घंटों बात कर रहा था, और उस लड़की का नाम नवनीता दास निकल के आया। ये वही लड़की थी जिसने उसको फ्लैट पर बुलाया। पुलिस अब नवनीता के पास पहुंचती है और उससे सख्ती से पूछताछ करने लगती है, लेकिन नवनीता दास आनाकानी करती है। लेकिन जब पुलिस गियर चेंज करती है अपना और अपने अंदाज में पूछताछ करने लगती है, तब उसने डॉक्टर दिवाकर दास और 2 और दोषियों का नाम लिया और साथ ही साथ दिवाकर के पापा और उसके मम्मी का भी नाम लिया। अब नवनीता दास के मोबाइल के CDR निकाला जाता है, उसके नंबर के CDR निकाला जाता है, तो सच में उसने उसके बाद डॉक्टर दिवाकर और 2 अन्य लोगों को हायर किया था और तब जाकर के तीनों चारों ने मिल करके लगभग 6 लोग हो गए। 3 तो उसके जो आए थे उस दिन मर्डर करने के लिए वो हो गए, एक स्वयं नवनीता दास और उसके माता पिता, जो डॉक्टर था उसके माता पिता। अब पुलिस को कोई परेशानी नहीं हो रही थी उस लाश तक पहुंचने में। पुलिस उस लाश तक पहुंचती है, उस दुकान तक पहुंचती है जिस दुकान के फ्रीजर में उस असलम नाम के व्यक्ति का लाश रखा हुआ था। अब पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम कराती है और 6 अपराधियों को, जो ये सारे अपराधी थे 6 की संख्या में, इन 6 के खिलाफ FIR दर्ज करती है और 6 लोगों को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर देती है। ये जो घटना है, इसी घटनाक्रम में राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का केस ओपन हुआ था और वो केस इतना हाईलाइटेड हुआ था कि इस केस का कोई नामो निशान नहीं लग पाया था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ समाज में अवेयरनेस फैलाना था, सबको जागरूक करना है। और आपको ये कहानी कैसा लगा आप सभी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बाकी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।